दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दो यमदूत। यह कर्नल करण की कॉमिक्स है। एक्शन और सस्पेंस वाली। तो पढ़ते हैं इसको। दो यमदूत। पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न घटनाएं घट रही थी। कुछ अज्ञात शक्तियों ने यात्रियों से भरी एक पूरी ट्रेन को बमों से उड़ा दिया था। पानी का एक जहाज जो बंबई गोदी के बाहर गहरे समुद्र में खड़ा था, अचानक एक धमाके के साथ उड़ गया। यात्रियों से भरा हुआ एक बोइंग विमान रनवे से उड़ा और हवा में पहुंचते ही एक धमाके के साथ उसके टुकड़े उड़ गए। गवर्नमेंट की एक प्रयोगशाला में अचानक जबरदस्त आग लग गई और प्रयोगशाला की पूरी इमारत नष्ट हो गई। देश के सारे अखबार विचित्र समाचारों से भरे रहते थे। रक्षा मंत्रालय के दफ्तर से महत्वपूर्ण नक्शों की चोरी, देश में विदेशी शक्तियों की घुसपैठ। आखिर सरकार क्या कर रही है? उसकी सीक्रेट सर्विस कहां गई? लेकिन सीक्रेट सर्विस चुप नहीं बैठी थी। उसके एजेंट शत्रु की तलाश में लगे हुए थे। तलाश का यह काम एक महत्वपूर्ण एजेंट विनोद पांडे के जिम्मे था। एक रात विनोद की पत्नी उषा अपने पति के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। विनोद अभी तक क्यों नहीं आया? विनोद का जीवन हर समय खतरे में रहता है। वह रात दिन अपराधियों के पीछे भागता रहता है। आखिर वह सीक्रेट सर्विस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट। कौन आ गया? क्या विनोद है? उसने जाकर दरवाजा खोला। वह विनोद ही था, मगर बुरी तरह घायल। विनोद, क्या हुआ तुम्हें? उषा ने विनोद को संभाला। जल्दी अंदर आओ। विनोद, मैं डॉक्टर को। नहीं उषा, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, तुम एक काम करो, कहकर विनोद ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए कहा, उषा, इस लिफाफे पर एक फोन नंबर लिखा है, तुम उस नंबर पर फोन करना और जनरल यादव को पूछना। संबंध स्थापित होने पर उनसे कहना कि मैं तुम्हें एक लिफाफा दे गया हूँ, वह अपना आदमी भेजकर मंगा ले। मगर तुम अंदर तो आओ। विनोद, नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तुम दरवाजा बंद कर लो और तुरंत जनरल यादव को फोन कर दो। लेकिन तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो विनोद? सवाल मत करो उषा, जल्दी दरवाजा बंद कर दो, यह मेरा आदेश है। इतना कहकर विनोद वापस चला गया और बेबस होकर उषा ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर लिफाफा हाथ में लिए वह फोन के निकट आई और जनरल यादव का नंबर मिलाने लगी। अभी वह दो ही नंबर घुमा पाई थी। पिछली खिड़की पर आहट पाकर उसने पलट कर देखा। खिड़की पर एक आदमी था जो खिड़की से भीतर कूद रहा था। उषा के हाथ से रिसीवर छूटकर गिर गया। वह चीखने वाली थी कि नहीं उषा जी, प्लीज, मैं दोस्त हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम कैप्टन सुभाष है और मैं आपके पति की विनोद की तरह ही सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता हूँ। विनोद अभी आपको एक लिफाफा देकर गया है ना? हाँ, मगर आप कुछ न पूछे बस वह लिफाफा मुझे दे दीजिए। शत्रु के कुछ आदमी उसे आपसे छीनने आ रहे हैं। वह लिफाफा उनके हाथ नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसने उषा से वह लिफाफा ले लिया और अपनी जेब से एक दूसरा लिफाफा निकालकर उसे देते हुए बोला, यह आप रख लो। अगर कुछ लोग आकर आपसे लिफाफा मांगे तो यह उन्हें दे देना, मगर आसानी से न देना। कुछ देर इनकार करना ताकि उन्हें इसके नकली होने का संदेह न हो। तभी खटखट। सुभाष ने खिड़की की तरफ जाते हुए कहा, शायद वे लोग आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ उषा जी, प्लीज आप वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। फिर वह खिड़की पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया और उषा ने जाकर दरवाजा खोला। कौन हो तुम लोग? उत्तर देने की बजाय गंजे ने उषा को अंदर धकेल दिया। फिर वह दोनों भीतर घुस आए। आह! उषा ने चिल्लाना चाहता, गंजे ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और पिस्तौल वाला घूमकर दरवाजा बंद करने लगा। दरवाजा बंद होने के बाद गंजे ने उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया तो पिस्तौल वाला बोला, अभी तुम्हारा पति आया था, उसने तुम्हें एक लिफाफा दिया होगा, वह लिफाफा हमें चाहिए। मेरे पास कोई लिफाफा नहीं है। पिस्तौल वाले ने अपने साथी से कहा, गोगा, इससे पूछो लिफाफा कहाँ है। इसका पति और उसका साथी लिफाफा लेकर इधर ही आए थे। ओके जिमी।
फिर गंजे ने उषा के बाल पकड़कर एक झटका दिया। बोल, लिफाफा कहाँ है? आह! उषा नीचे गिर पड़ी थी। गंजे ने उसकी गर्दन पर अपना जूता रख दिया। लिफाफा निकाल वरना गर्दन तोड़ डालूंगा। देती हूँ। और उषा ने ब्लाउज से लिफाफा निकालकर उसे दे दिया। कर्नल करण सिंह अपने फ्लैट में सुबह का नाश्ता कर रहा था कि फोन की घंटी बजी। टिन टिन। कर्ण ने फोन उठाया। करण सिंह स्पीकिंग। कर्नल, तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता हूं। फोन सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव का था। आदेश देकर उन्होंने तुरंत फोन बंद कर दिया था। करण ने नाश्ता छोड़ दिया और हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार होने लगा। जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है जो जनरल ने सुबह सुबह बुलाया है। सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर 3 मंजिली एक इमारत में था। बाहर से यह इमारत किसी गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का दफ्तर लगता था। कर्ण अपनी गाड़ी में इमारत के सामने उतरा। कर्ण भीतर प्रविष्ट हुआ। स्वागत कक्ष में एक लड़की बैठी थी, लेकिन वह सीधा लिफ्ट की ओर भाग गया। फिर वह लिफ्ट में सवार होकर इमारत के तहखाने की ओर जा रहा था। लिफ्ट ने उसे एक लंबे कॉरिडोर में छोड़ा। कॉरिडोर की दीवारों में कोई भी दरवाजा नहीं था। कॉरिडोर के अंत में दीवार के सामने जाकर वह रुक गया और वहां लगे एक गुप्त बटन को दबाया। सामने एक बड़ा सा कमरा था। एक बहुत बड़ी मेज के पीछे जनरल यादव बैठे थे। आओ कर्नल, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। कर्ण कुर्सी पर बैठ गया तो जनरल ने कहना शुरू किया। कर्नल कर्ण, आजकल देश में जो तोड़फोड़ हो रही है तुम जानते ही हो। इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, हमें उसकी तलाश है। मैंने अपने बहुत से एजेंट इस काम पर लगा रखे थे। कल हमें पहली सफलता मिली है। मेरे एक एजेंट ने शत्रु के 2 आदमियों को पहचान लिया था और उनकी रिपोर्ट बनाकर मेरे पास ला रहा था कि शत्रु को पता चल गया और उन्होंने उसे घायल करके रिपोर्ट छीननी चाहिए, मगर वह रिपोर्ट मुझ तक किसी तरह पहुंच गई, क्योंकि हमारा एक और आदमी उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन हमारा वह एजेंट विनोद पांडे शत्रु के हाथ पड़ गया है। उसकी पत्नी को भी बदमाशों ने घायल कर दिया है। वह इस समय हमारे नर्सिंग होम में है। लेकिन वह रिपोर्ट क्या है सर? उस रिपोर्ट के अनुसार जिम्मी और गोगा नाम के 2 आदमी संगठन के महत्वपूर्ण मेंबर हैं। संगठन का मुख्य कोई और है जिसे चीफ कहा जाता है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिम्मी और गोगा के द्वारा हम उस चीफ तक पहुंच सकते हैं। मैंने जिम्मी और गोगा की निगरानी शुरू करवा दी है। और अब एक आश्चर्यजनक बात सुनो कर्नल। विनोद की रिपोर्ट के अनुसार हमारी सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी शत्रु से मिला हुआ है जो उन्हें हमारी गतिविधियों की सारी रिपोर्ट पहुंचा देता है। ओह माय गॉड! कर्नल कर्ण, मैं तुम पर सबसे अधिक भरोसा करता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तुम यह केस अपने हाथ में ले लो और जिम्मी तथा गोगा के पीछे लगकर उस अज्ञात चीफ का पता चलाओ जो हमारे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ओके सर, मैं भी इस काम पर लग जाता हूं। तभी जनरल के सामने रखे हुए गुलाबी रंग के फोन पर सिग्नल हुआ। जनरल ने रिसीवर उठाया। राम, क्या? ओ नो, यह बहुत बुरा हुआ, उन्हें तलाश करो। जनरल ने निराशा से सिर हिलाते हुए रिसीवर रखा तो कर्ण ने पूछा, क्या हुआ सर? जिम्मी और गोगा हमारे आदमी को चकमा देकर गायब हो गए हैं। वह नंबर 7 यानी अजीत का फोन था। उसी को मैंने दोनों की निगरानी पर लगाया था। कर्नल कर्ण एक बार अजीत के साथ मिलकर काम कर चुका था, लेकिन अजीत उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। न ही अजीत ने कर्ण को पसंद किया था। कुछ सोचकर कर्ण ने पूछा, सर क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में गद्दार कौन हो सकता है? नहीं, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सारे मेंबर्स भरोसे के हैं, लेकिन अब मैं सबकी चेकिंग कराऊंगा। ठीक है सर, आप मेंबर्स की चेकिंग कराइए और मैं उन दोनों बदमाशों की खोज में लगता हूँ। सबसे पहले मैं विनोद की पत्नी उषा से मिलना चाहता हूँ। उसने उन बदमाशों को देखा है, शायद वह कोई काम की बात बता सके। उषा से तुम आज नहीं मिल सकोगे क्योंकि हमारे डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। कल सुबह तुम उससे मिल लेना। लेकिन कर्नल, बहुत होशियार रहकर काम करना। मुझे यह संगठन काफी खतरनाक दिखाई दे रहा है।
मैं सावधान रहूंगा सर। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाकर कुछ कुछ तैयारियां करता हूँ। जाओ कर्नल, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, तुम्हारी सेक्रेटरी कैप्टन सीमा तो आजकल छुट्टियों में शिमला गई हुई है, उसके बिना तुम काम चला लोगे? यस सर। कैप्टन असलम यहाँ है, हम दोनों मिलकर शत्रु से निपटने की कोशिश करेंगे। ओके, अब तुम जा सकते हो। कर्नल वापस अपने फ्लैट पर आ गया। ऑफिस से वह इस केस की फाइल साथ ले आया था। शेष सारा दिन उसने फाइल पढ़ने में गुजार दिया। कैप्टन असलम करण के साथ ही रहता था, लेकिन आज वह कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। 11 बजे तक असलम वापस न आया तो करण लाइट बुझाकर सोने के लिए लेट गया। उसे लेटे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि बाहरी कमरे में हल्की सी आवाज हुई, खटाक। यह कैसी आवाज है? क्या असलम वापस आ गया है? फिर कुछ सोचकर करण उठा और पिस्तौल लेकर बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर के कमरे में आ गया। यहाँ अंधेरा था। क्लिक। माय गॉड, यह तो कोई फ्लैट का दरवाजा खोल रहा है। खतरे का एहसास होते ही करण वहीं दीवार से चिपककर खड़ा हो गया। फिर अंधेरे में उसने फ्लैट का दरवाजा खुलते देखा, साथ ही एक साया भीतर प्रविष्ट हुआ। करण ने अपनी सांस रोक ली थी। साया धीरे धीरे आगे बढ़कर करण के निकट आता जा रहा था। अचानक करण ने अपनी टांग आने वाले की टांगों में फंसा दी। इसके साथ ही अंधेरे में एक चीख उभरी, आह! फिर वह साया नीचे गिरा। साथ ही अंधेरे में ऐसी आवाज हुई जैसे कांच की कोई चीज टूटी हो। साय के गिरते ही करण ने कमरे की लाइट जला दी। खनाक। माय गॉड, यह तो लड़की है। वह नीचे बैठकर लड़की को देखने लगा। लड़की के निकट ही एक छोटी सी शीशी टूटी पड़ी थी, जिसमें से कोई तरल पदार्थ निकलकर बह रहा था। यह क्या चीज है और यह लड़की गिरने से बेहोश कैसे हो गई? तभी अचानक फ्लैट का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति पिस्तौल लिए हुए नजर आया। उस व्यक्ति ने करण पर गोली चलाई। धौएं। कलाबाजी खाकर करण तुरंत संभला और उसने भी हमलावर पर गोली चलाई। आह! घायल होकर वह व्यक्ति लंगड़ाता हुआ कॉरिडोर में भागा। करण फ्लैट से निकलकर उसके पीछे भागा, मगर वह व्यक्ति लिफ्ट में घुस गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। करण दौड़ता हुआ लिफ्ट तक आया और बेबसी से खड़ा देखता रह गया। जब तक मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊंगा वह इमारत से बाहर जा चुका होगा। फिर उसने वहां खड़े होकर समय नष्ट नहीं किया और तुरंत ही वापस फ्लैट में आया। लड़की वहीं बेहोश पड़ी थी। करण ने रिसीवर उठाकर जनरल यादव का नंबर मिलाया और जवाब मिलने पर बोला, सर, मुझ पर अभी एक कातिलाना हमला हुआ है। एक लड़की मेरे फ्लैट में बेहोश पड़ी है और उसका साथी भाग गया है। उस लड़की के पास किसी तरल पदार्थ की एक शीशी थी जो टूट गई है। तुम तो ठीक हो ना कर्नल? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन यह हमला करने वाले लोग कौन हो सकते हैं? उसी संगठन के लोग होंगे। शायद उन्हें यह पता चल गया कि मैंने तुम्हें उनका संगठन समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब मुझे विश्वास हो गया कि अवश्य ही हमारे डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। लेकिन सर, यह लड़की वह शीशी लेकर मेरे फ्लैट में क्यों आई थी? मेरा विचार है वह तुम्हें बेहोश करने आई होगी ताकि तुम्हारा अपहरण किया जा सके। शीशी में बेहोश करने वाली कोई दवा होगी। हो सकता है वह खुद भी उसी दवा से बेहोश हुई हो। खैर, मैं कुछ आदमी भेज रहा हूँ, तुम लड़की को उनके हवाले कर देना। कुछ ही देर बाद जनरल यादव ने 4 आदमी भेज दिए। वह बेहोश लड़की को स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। संभाल कर, आप चिंता न कीजिए। असलम ने आश्चर्य से स्ट्रेचर पर जाती हुई लड़की को देखा। स्ट्रेचर चला गया तो करण के निकट आया। कौन थी हसीना? क्या वह आपको देखकर बेहोश हो गई थी? अब मैं इतना भयानक भी नहीं हूँ। तो फिर वह आपकी सुंदरता देखकर बेहोश हुई होगी। क्या वह आप पर आशिक हो गई थी? यह बात भी नहीं है। फिर क्या बात है? कुछ समय भी तो बताइए। अंदर आओ, मैं तुम्हें सविस्तार से सब कुछ बताता हूँ। रात में करण ने असलम को केस के विषय में विस्तार से बता दिया था। उसके बाद वह सो गए थे। सुबह 8 बजे करण सोकर उठा। वह बिस्तर से उठ ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। टिन टिन। करण ने रिसीवर उठाया। हेलो कर्नल करण। यस, आप कौन है? मेरा नाम जिन्मी है सरकार। आप अवश्य ही मेरे नाम से परिचित हो चुके होंगे।
करण संभल कर बैठ गया। हाँ, मैं तुम्हारा नाम सुन चुका हूँ मिस्टर जिमी, कहो मुझसे क्या काम है। मैं अपनी पत्नी रीटा को वापस चाहता हूँ करण साहब। रात वह आपके पसंद फ्लैट पर आई गई थी और अब शायद सीक्रेट सर्विस की हिरासत में है। ओह, तो वह तुम्हारी पत्नी थी। तुमने उसे मेरे फ्लैट में पर क्यों भेजा था? जिस मकसद के लिए भेजा था वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए उस बारे में बात करना बेकार है। सुनो कर्नल, मुझे रीटा वापस चाहिए। उसके बदले में हम तुम्हारे साथी विनोद को लौटा सकते हैं। अगर यह बात है तो मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहूंगा। तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ। ठीक है, मैं 11 बजे वहां आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना कर्नल, अगर तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो तुम्हारा साथी विनोद जीवित नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ अपने फ्लैट पर तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। ओके, मैं ठीक 11 बजे आ रहा हूँ। जिम्मी ने फोन बंद कर दिया तो करण ने जनरल यादव का नंबर मिलाया। जनरल की ओर से उत्तर मिलने पर उसने कहा, सर वह लड़की कहाँ है? हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम में है। तुम उसे से मिलने वहां जा ही रहे हो, वहीं उससे भी मिल लेना। करण ने जनरल को जिम्मी के फोन के बारे में बताकर कहा, वह लड़की जिम्मी की पत्नी है। जिम्मी 11 बजे मुझसे मिलने आ रहा है। मैं बातों में उससे पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर वह लोग क्या चाहते हैं। होशियार रहना कर्नल, जिम्मी काफी खतरनाक आदमी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसे गिरफ्तार कर लो। अभी नहीं सर, जिम्मी के जरिए मैं उनके चीफ तक पहुंचना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैं असलम को उसके पीछे लगा दूंगा। ओके, तुम जैसा चाहो करो, मैंने इस मिशन का चीफ तुम्हें बना दिया है। उसके बाद करण ने फोन बंद कर दिया और वह उठकर बाथरूम में घुस गया। 11:15 बजे असलम हिप्पी के मेकअप में करण के फ्लैट से बाहर निकला और सड़क के दूसरी तरफ जाकर बिजली के एक खंभे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। ठीक 11 बजे बिल्डिंग के सामने आकर एक कार रुकी और उसमें से जिम्मी नीचे उतरा। दरवाजे की घंटी बजने पर कर्ण ने उठकर दरवाजा खोला। हेलो, मेरा नाम जिम्मी है कर्नल साहब, आइए। अंदर आकर जिम्मी लापरवाही से सोफे पर बैठ गया। करण उसके सामने बैठते हुए बोला, तो आप अपनी पत्नी को वापस लेने आए हैं? जी हाँ, उसके बदले में मैं आपके साथी विनोद को वापस कर दूंगा। और अगर हम इस सौदे के लिए तैयार न हो तो आप नुकसान में रहेंगे। आप अभी हमारी शक्ति से परिचित नहीं है। हम आपकी पूरी सीक्रेट सर्विस को खत्म कर सकते हैं, आपके बॉस जनरल यादव को भी। तुम किसके लिए काम कर रहे हो जिमी? मेरा मतलब है किस देश के लिए? तुम अपने वतन से गद्दारी कर रहे हो। मैं यहाँ आपके सवालों के जवाब देने नहीं आया कर्नल, अपनी पत्नी वापस लेने आया हूँ। वह तो तुम्हें नहीं मिलेगी मिस्टर जिम्मी। फिर ठीक है, हम उसे अपने ढंग से वापस ले जाएंगे, लेकिन एक बात सुन लो कर्नल, इस समय हमारा सबसे पहला मकसद तुम्हारी सीक्रेट सर्विस को समाप्त करना है। हम तुम्हारे एक एक मेंबर को खत्म कर देंगे। इतना कहकर जिम्मी खड़ा हो गया। कर्नल, तुम्हारा संगठन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम तुम्हारे संगठन का नामो निशान मिटा देने का फैसला कर चुके हैं और मैं तुम्हारे संगठन और तुम्हारे उस रहस्यमय चीफ को समाप्त करने की सौगंध खा चुका हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अभी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जिमी दरवाजे के निकट जाकर बोला, मैं जा रहा हूँ कर्नल, मेरी तरफ से अपने बॉस से कह देना कि उसकी सीक्रेट सर्विस का अंत निकट आ चुका है। गेट आउट। जिम्मी के जाने के बाद कर्ण ने फोन पर जनरल यादव को रिपोर्ट दी और अंत में बोला, अब मैं उसे से मिलने नर्सिंग होम जा रहा हूँ सर। आप सीक्रेट सर्विस के हर एक एजेंट को सावधान कर दीजिए। शत्रु सचमुच काफी चालाक और शक्तिशाली है। जनरल को रिपोर्ट देने के बाद कर्ण अपनी गाड़ी लेकर उषा से मिलने नर्सिंग होम की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद ही कर्ण को एहसास हो गया कि एक लाल रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही है। क्या इस गाड़ी में दुश्मन का आदमी है? एक रेस्टोरेंट के सामने कर्ण ने गाड़ी रोक दी। पीछा करने वाली गाड़ी भी उससे कुछ दूरी पर रुक गई। कर्ण अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा उस लाल गाड़ी की तरफ गया। कर्ण सीधा कार की खिड़की के निकट पहुंचा और, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो मिस्टर? जी, क्या कहा आपने? बोले मत बनो मिस्टर, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। आपकी नजर सचमुच बहुत तेज है कर्ण साहब।
बहरहाल मुझे ऑर्डर है कि मैं साई की तरह आपके साथ लगा रहा हूं। नवयुवक ने मुस्कुराकर कहा। किसका ऑर्डर है? जनरल यादव का। मेरा नाम अशोक है और मेरा नंबर 4 है। हमारा आज का कोड है लाल गुलाब। कोड ठीक था। सीक्रेट सर्विस के हर मेंबर को पहचान के लिए हर सुबह नया कोड बता दिया जाता था। करण ने मुस्कुराकर कहा, मगर जनरल ने मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा पर लगाया है और मुझे आदेश है कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपकी रक्षा करूं। करण वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और जेब से ट्रांसमीटर निकालकर जनरल यादव से बात करने लगा। हेलो सर, क्या आपने मेरी सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त किया है? यस, कर्नल का शौक सीक्रेट सर्विस का प्रतिभाशाली एजेंट है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जनरल से अशोक के बारे में पुष्टि कर लेने के बाद कर्ण गाड़ी स्टार्ट करके नर्सिंग होम की तरफ चल दिया। सीक्रेट सर्विस का प्राइवेट नर्सिंग होम ऐसे इलाके में था जहां अधिक आबादी नहीं थी। नर्सिंग होम के निकट और कोई इमारत नहीं थी। करण नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोककर नीचे उतरा और अपने पीछे आकर रुकी अशोक की कार की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर, तुम मेरे पीछे नर्सिंग होम में न आकर यहीं रहकर मेरे वापस आने का इंतजार करोगे? लेकिन सर, जनरल यादव का आदेश था। कर्ण ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तो नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज माई ऑर्डर। अशोक को चुप हो जाना पड़ा और कर्ण गार्ड्स को अपना आई कार्ड दिखाकर नर्सिंग होम में प्रविष्ट हो गया। सामने से आ रहे डॉक्टर को अपना परिचय देने के बाद, हेलो डॉक्टर प्रभाकर, जनरल ने जो 2 मरीज भेजे थे मैं उनसे मिलने आया हूँ। आपका मतलब उन 2 महिलाओं से है? जी हाँ, क्या वे दोनों होश में है? यस, ऊपर चले जाइए, वे कमरा नंबर 8 और 9 में है। थैंक्स डॉक्टर। करण पहले उषा से मिलने पहुंचा। हेलो मिसेज उषा, मेरा नाम कर्नल करण है। नर्सिंग होम के बाहर अशोक अपनी गाड़ी में बैठा ऊँघ रहा था। तभी एक बड़ी सी काले रंग की वैन नर्सिंग होम के सामने आकर रुकी। अशोक चौंक कर वैन की तरफ देखने लगा। तभी वैन का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से 8 आदमी कूदकर नीचे उतरे। उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क थे, हाथों में गैस गन थी। नकाबपोशों को देखते नर्सिंग होम के दोनों गार्ड्स ने अपनी बंदूकें सीधी की, मगर तभी एक नकाबपोश ने अपनी गन की नाल उनकी तरफ करके बटन दबाया। तुरंत उस गन में से गैस की मोटी सी धार निकली। शू, आह! दोनों गार्ड्स के चारों तरफ गैस ही गैस फैल गई, इसलिए वह दोनों बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। 8 नकाबपोश नर्सिंग होम के भीतर प्रविष्ट हुए। स्वागत कक्ष में बैठी लड़की ने उन्हें देखकर चीख मारी। एक नकाबपोश ने आती अपनी गन से गैस छोड़ी। डाकू! शू! लड़की भी बेहोश होकर नीचे लुढ़क गई और वह नकाबपोश कॉरिडोर में आगे बढ़ते चले गए। कॉरिडोर में जो भी डॉक्टर या नर्स उन्हें नजर आ रही थी, उसको वह गैस से बेहोश करते जा रहे थे। करण को कुछ पता नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। वह उषा के सामने बैठा कह रहा था, हम आपके पति विनोद को शत्रु से छुड़ा कर लाने की पूरी कोशिश करेंगे उषा जी। फिलहाल आप मुझे उन बदमाशों के बारे में बताएं जिन्होंने आपको घायल किया था। उनमें से एक बहुत भयानक था, बिल्कुल गोरिल्ले की तरह। उसके पंजे बहुत चौड़े थे और तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। उन्हें देखकर उषा ने भयभीत होकर चीख मारी, आई जिमी, तुम यहाँ? यस माय डियर कर्नल, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। प्लीज तुम कोई हरकत न करना, वरना मैं गोली मारने में संकोच नहीं करूंगा। जिमी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। हा हा हा, सपने मत देखो कर्नल, हम अगर यहाँ आने का साहस रखते हैं तो यहाँ से जाने की हिम्मत भी है हम में। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दोस्त गोगा की शक्ति का जरा सा नमूना दिखाना चाहूंगा। फिर जिमी ने उषा की ओर इशारा करके गोगा से कहा, गोगा, इस औरत ने हमें नकली लिफाफा देकर मूर्ख बनाया था, क्या तुम इसे उसकी सजा नहीं दोगे? गोगा ने तुरंत अपना पिस्तौल जेब में रखा और दोनों हाथ फैलाकर उषा की तरफ बढ़ा। नहीं, रुक जाओ, मेरे निकट मत आना। कर्ण आगे बढ़कर गोगा के सामने आता हुआ बोला, ठहरो, तुम क्या करना चाहते हो? उत्तर में गोगा ने गुस्सा उसके जबड़े पर मारा। गुस्सा बहुत शक्तिशाली था।
दीवार से टकराकर कर्ण फर्श पर ढेर हो गया था। उसने उठने की कोशिश की तो, नहीं कर्नल, वहीं पड़े रहो। अब अगर तुमने कोगा को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फौरन गोली मार दूंगा। उधर गोगा उषा के निकट पहुंच चुका था। बचाओ, नहीं, रुक जाओ, हा हा हा। कर्ण ऐसा ऐसा फर्श पर पड़ा था और फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा। वह चिल्लाया, ए ठहरो। और अगले ही पल कमरे में हड्डियां चटकने की आवाज हुई। चट चटाक। आह नहीं, उषा को दूसरी सांस भी नसीब नहीं हुई। गोगा ने उसके मर्त शरीर को छोड़ दिया और अपना खून से सने हाथ अपनी कमीज से साफ करने लगा। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर जिम्मी के पिस्तौल की परवाह किए बिना उसने गोगा पर छलांग लगा दी। धक्का लगने से वो गोगा थोड़ा सा लड़खड़ाया था, मगर तुरंत ही संभल गया और उसने अपने चौड़े पंजे में कर्ण की गर्दन दबोच ली। आई। गोगा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कर्ण फड़फड़ा भी नहीं पा रहा था। उसके मस्तिष्क ने कहा, अब अंत आ गया, इस शैतानी पंजे से निकलना मुश्किल है। और फिर कर्ण का मस्तिष्क अंधेरे में डूब गया। उसका शरीर बेजान सा होकर गोगा के पंजे में झूल गया। गोगा ने गर्दन छोड़ी तो कर्ण का शरीर फर्श पर गिर गया। नर्सिंग होम के बाहर सड़क के पार अशोक कार में बैठा ट्रांसमीटर पर जनरल यादव को रिपोर्ट दे रहा था। वह लोग जिम्मी की पत्नी को लेकर बाहर आ गए। सर, कुल 8 आदमी हैं, सबने ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं। अरे, जिम्मी और गोगा भी हैं सर। वह भी बाहर निकले, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने हुए हैं। शायद उन्होंने गैस से बचने के लिए नाक में फिल्टर लगा रखे हैं। अब वे सब वैन में बैठ गए हैं सर। मैं उनके पीछे जाता हूं सर। उनका पीछा करना जरूरी है। वैन जा रही है सर। अशोक के ट्रांसमीटर पर जनरल यादव का स्वर उभरा। तुम उनके पीछे नहीं जाओगे अशोक। मैं पुलिस की वायरलेस गाड़ियां उनके पीछे भेज रहा हूँ। अजीत भी उसी क्षेत्र में है, उसको भी उनके पीछे लगा रहा हूँ। तुम नर्सिंग होम के अंदर जाकर देखो उन्होंने कर्नल कर्ण को क्या किया है। जल्दी जाओ और मुझे कर्ण के बारे में सूचना दो। ओके सर। ट्रांसमीटर बंद करके अशोक कार से उतरा और नर्सिंग होम की तरफ भागा। दौड़ता हुआ वह नर्सिंग होम के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। उधर काली वैन तीव्र गति से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। वैन एक चौराहे से गुजरी तो बाईं ओर की सड़क से पुलिस की एक जीप निकलकर उसके पीछे लग गई। कुछ और आगे जाकर एक लेन से सफेद कार निकली और उसने भी वैन का पीछा आरंभ कर दिया। पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई सामने सड़क से आती हुई दिखाई दी। पीछा करने वाली जीप वैन के निकट पहुंचने वाली थी कि तभी वैन की खिड़की से जिम्मी ने सिर और हाथ निकाला। हाथ में पिस्तौल था। उसने जीप के टायर पर गोली चलाई। धुआं, टाक। फिर पुलिस की जीप फुटपाथ पर चढ़ गई और एक बिजली के खंभे से जा टकराई। धौड़। सामने से आने वाली पुलिस जीप तेजी से आ रही थी। अचानक दाईं ओर की लेन से एक ट्रक निकला और उसने पुलिस की जीप को साइड से टक्कर मारी। धौड़। टक्कर मारने के बाद ट्रक तेजी से वैन की विपरीत दिशा में भागता चला गया। अब वैन के पीछे केवल सफेद कार दौड़ी जा रही थी। जिम्मी अब भी पिस्तौल लिए हुए जैम वैन की खिड़की से झांक रहा था। जिम्मी ने सफेद गाड़ी के टायर पर भी गोली चलाई। धुआं। कार बुरी तरह लहराई और सड़क पर सामने से आने वाली एक अन्य कार से टकरा गई। अब एक महत्वपूर्ण संदेश जनरल यादव के मुख से सुनिए। आप लोगों ने देखा कि देश के यह शत्रु कितने खतरनाक हैं। पुलिस की गाड़ियां उन्होंने नष्ट कर दी और भाग गए। हमारी सीक्रेट सर्विस में उनका एक साथी मौजूद है। कर्ण के साथ पता नहीं उन्होंने क्या किया है। मैं अशोक की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अंजाम जाने के लिए आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। इसी कहानी का दूसरा भाग आस्तीन का सांप जल्दी प्रकाशित होगा। पढ़ना न भूलिए। आपका जनरल यादव, चीफ ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस। उधर अशोक दौड़ता हुआ नर्सिंग होम में प्रविष्ट हुआ। कॉरिडोर में डॉक्टर और कई नर्सें बेहोश पड़ी थी। वातावरण में अब गैस का प्रभाव समाप्त हो चुका था। कर्नल साहब ऊपरी मंजिल में होंगे। फिर वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ ऊपर जाने लगा।
ऊपर भी एक कॉरिडोर था। अशोक कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगा। यह कमरा भी खाली है। अशोक ने एक अन्य कमरे का दरवाजा खोला और वहां का दृश्य देखकर जड़वत खड़ा रह गया। ओ माय गॉड, यह क्या कर गए वह लोग। फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर कर्ण को छूकर देखा, जिंदा है। फिर वह ट्रांसमीटर निकालकर जनरल यादव को रिपोर्ट देने लगा। हेलो सर, अशोक रिपोर्टिंग। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। इसका सेकंड पार्ट है आस्तीन का सांप। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, आस्तीन का सांप में।